48 ईयर्स की एज में अगर बंदा ऐसे लड़ रहा है तो WWE को किसी और की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो जॉन सीना के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। कम से कम उसका फेयरवेल टूर तो अच्छा गुजारने दो भाई। जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच में ये क्या हुआ, पॉल हेमन आ गया ब्रॉक लेसनर की साइड पे। अब ये क्या नई चीज हो गई। और दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर की ये हालत देखकर तो लग ही रहा है कि ड्रू मैकिंटायर तो गया कुछ टाइम के लिए WWE से। तो जिस चीज का वेट हो रहा था इतने दिनों से, आज वो फाइनली हो ही गई। मैं बात कर रहा हूँ रेसल पालोजा की। कैसी मैचेस हुई, क्या धमाके हुए, सारी बातें करेंगे आज इसी वीडियो में, तो बस वीडियो को एंड तक देखना। रेसल पालोजा के पहले ऐसे लग रहा था कि जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच एंड में होगी, लेकिन इन्होंने किक ऑफ में ही कर दी। तो शुरुआती में एंट्री होती है ब्रॉक लेसनर की, और जिस तरह ब्रॉक लेसनर एंट्री मार रहा था ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये बंदा 48 इयर्स का है। फिर एंट्री होती है लेजेंडरी जॉन सीना की, और इस बार जॉन सीना की एंट्री कुछ अलग ही थी। वैसे अक्सर वो अकेले आते हैं, लेकिन इस टाइम बहुत सारे बच्चे जॉन सीना के साथ थे। फिर जॉन सीना आ गए रिंग में। यहाँ पे एक चीज मुझे अजीब लगी, जब जॉन सीना रिंग में आए तब ब्रॉक लेसनर रिंग से नीचे उतर गए, मतलब पूरी स्पॉटलाइट जॉन सीना को दे ही दी। फिर जॉन सीना वैसे ही अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं जैसे वो नॉर्मली कराते हैं। यहाँ पे एक चीज फिर अजीब हुई, ब्रॉक लेसनर के साइड में आ गए पॉल हेमन। जैसे पहले होता था 2017-2018 में ब्रॉक लेसनर के साइड में पॉल हेमन था, तो आज भी वही फील आ रहा था। और इस चीज के बाद ये कंफर्म हो गया कि WWE ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बीच में कुछ न कुछ कनेक्शन बिल्डअप कर रही है। उसके बाद इनकी मैच स्टार्ट होती है। मैच में हमें शोल्डर टैकल दिखे, क्लोज लाइन दिखी, पावर स्लैम दिखे, सुप्लेक्स दिखे। भाई जॉन सीना फाइट बैक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर की क्लोज लाइन एक बार फिर से लग गई। फिर जॉन सीना लगातार 3 मारते हैं, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर तो फिर से उठ खड़े हो गए। उसके बाद तो ब्रॉक लेसनर ने F5 की बारिश ही कर दी जॉन सीना के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक चीज फिर अजीब लगी कि जॉन सीना का कोई मोमेंटम नहीं दिखाया गया। इससे अच्छा तो कोडी रोज ने अच्छी मैच दी थी ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। 6 F5 से बंदा मैच विन कर जाता है, लेकिन इससे भी ब्रॉक लेसनर का पेट नहीं भरा। फिर मैच जीतने के बाद जॉन सीना को एक F5 और मारा और साथ साथ रेफरी को भी पेल दिया। और शुरू से ही मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि इस राइवलरी में जॉन सीना का हमें मोमेंटम दिखा ही नहीं। मतलब जो अटैक हुए थे वो भी ब्रॉक लेसनर ने किए, और आज की मैच भी पूरी की पूरी ब्रॉक लेसनर ही अकेले ही लड़ा। कम से कम WWE वाले इस मैच को थोड़ा और अच्छा बना सकती थी जॉन सीना का मोमेंटम दिखा के, क्योंकि उसका फेयरवेल टूर चल रहा है और उसके साथ ये हालत होगी तो भाई उससे पहले ही चले जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड मैच स्टार्ट होती है, द उसोस वर्सेस द विजन। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे रेफरी था LA नाइट। अब जिस तरह से LA नाइट रेफरी बना है तो हमें पता था कि कुछ न कुछ तो भसड़ होगी ही होगी। ऑल ओवर ये जबरदस्त मैच थी, और ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन थी ही नहीं। LA नाइट ने इनको अलो कर दिया कि भाई जो करना है करो, मरो, जो करना है करो। और इस पूरी मैच में मुझे तो यही दिख रहा था कि LA नाइट उसोस की सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जे उसो को पता नहीं कौन से सस्ते नशे थे, वो LA नाइट को ही सुसाइड ड्राइव मार रहा था, लेकिन LA नाइट बच जाते हैं। फिर उसी टाइम इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। फिर वो गलती से LA नाइट को चेयर भी मारने वाले थे, लेकिन LA नाइट बच जाते हैं। लेकिन एंड में आउट ऑफ नोवेयर स्पेयर से ब्रॉन ब्रेकर ने जे उसो को लेटा दिया। फिर उसी टाइम जे उसो को ब्लड आ गया था। फिर ब्रॉन ब्रेकर ने इन दोनों को डबल स्पेयर मारा, वो भी टेबल पे। सुनामी के साथ ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड इस मैच को जीत जाते हैं। रेसल पालोजा की ये मैच मुझे सबसे बेस्ट मैच लगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ LA नाइट की वजह से। अगर LA नाइट इस मैच में ना होता तो शायद कम ही मजा आता। LA नाइट की वजह से इस मैच में और ज्यादा मजा आने लगा। उसके बाद मैच होता है स्टेफनी वकेर वर्सेस इयो स्काई के बीच में, और फाइनली इतने टाइम बाद नियोमी का टाइटल किसी के हाथ में जाने वाला है। मैच तो स्टार्ट हुई, इन दोनों के बीच में मुकाबला भी अच्छा हुआ, मतलब दोनों खतरनाक लेवल के एथलीट्स थे और दोनों एक दूसरे को अच्छा काउंटर भी कर रहे थे। लेकिन एंड में स्टेफनी वकेर ने इयो स्काई के लेग पे अटैक कर दिया, जिससे इयो स्काई का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो गया। इयो स्काई का जैसे ही मोमेंटम स्लो हुआ तो स्टेफनी वकेर को मौका मिल गया। उसने डेविल किस लगाकर फिनिशर लगाया, लेकिन इयो स्काई किक आउट कर देती है और वो स्टेफनी वकेर वहां पे खुद शॉक हो गई। लेकिन एंड में जब इयो स्काई अपना फिनिशर लगाने जा रही थी तब वहां से स्टेफनी वकेर हट जाती है, तो इयो स्काई की लेग पहले से इंजर्ड थी तो उसको और ज्यादा लग जाती है। फिर स्टेफनी वकेर स्प्लैश मार कर इस मैच को विन कर जाती है और बन जाती है न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। और फाइनली कोई तो चैंपियन बना भाई। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे दिमाग में आई, जैसे जूलिया नहीं थी, रॉक्सेन परेज नहीं थी और ये भी नहीं थी, तो इसको ज्यादा पुश क्यों दिया गया इस बार?
मतलब बंदी तो ठीक ठाक ही है, लेकिन इतना जल्दी पुश ये थोड़ा अजीब लगा। उसके बाद मैच होती है हस्बैंड वाइफ वर्सेस हस्बैंड वाइफ, मतलब एजे ली एंड सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच के बीच में। स्टार्टिंग में ही सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच माइंड गेम खेलते हुए दिखे, लेकिन एजे ली और सीएम पंक इस चीज को एंजॉय कर रहे थे और जैसे चीप शॉट सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच मार रहे थे वैसे ही एजे ली उनको टक्कर दे रही थी। और इस मैच में सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट एजे ली पे थी, मतलब उसकी क्या ही परफॉर्मेंस थी भाई आज। और इस मैच को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये मिक्स टैग टीम मैच है, मुझे लग रहा था कि भाई ये चारों बंदे आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि बेकी लिंच सीएम पंक लड़ते हुए दिखे, दूसरी तरफ एजे ली और सेथ रॉलिंस भी लड़ते हुए दिखे आपस में। तो इस मैच में ये चीज अच्छी लगी कि यहाँ पे इक्वलिटी रखी थी, मैन हो या वुमेन भाई लड़ना है। और इस मैच में एक सीक्वेंस आया जहाँ पे सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को स्टॉम्प मारा, फिर सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को स्टॉम्प मारा, फिर एजे ली ने सेथ रॉलिंस को स्टॉम्प मारा, मतलब मजा ही आ गया ये देखकर। फिर एंड में एजे ली ने अपना सबमिशन मूव लगाया बेकी लिंच को, उसको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि टैप आउट करेगी, लेकिन नहीं भाई बेकी लिंच ने वहां पे टैप आउट कर दिया। उसके साथ साथ एजे ली और सीएम पंक इस मैच को विन कर जाते हैं। अच्छी मैच थी, चारों ने कमाल परफॉर्मेंस दी और मिक्स टैग टीम में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद अमेरिकन बेडाज आते हैं, यानी द अंडरटेकर आते हैं रिंग की तरफ। वो स्टेफनी से कुछ बात करने आए थे, मतलब स्टेफनी को 2026 के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने आए थे। और साथ साथ अंडरटेकर स्टेफनी को ये भी बोलता है कि लास्ट टाइम मैं वेगस में था, तुम वहां भी थी और अब मैं यहाँ पे हूँ, तुम अभी भी यहाँ पे ही हो, तो तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रही। उसके बाद अंडरटेकर ने अनाउंस किया कि 2026 के हॉल ऑफ फेम में स्टेफनी को इंडक्ट किया जा रहा है। और ये चीज देखकर स्टेफनी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, लेकिन ये चीज वो डिजर्व करती है क्योंकि उनको बहुत टाइम हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यू संभालते हुए, तो ये तो बनता है उनके लिए। फिर उसके बाद रेसल पालोजा का फाइनल मैच होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बीच में। और ड्रू मैकिंटायर जिस एनर्जी से आए थे ना, मतलब लगा कि भाई ड्रू मैकिंटायर तो नहीं छोड़ेगा कोडी रोड्स को आज, और ड्रू मैकिंटायर ने वैसा परफॉर्म करके भी दिखाया। फिर ड्रू मैकिंटायर ने एक मोमेंट में चीप शॉट करने की कोशिश की जहां से उन्होंने टर्नबकल निकाल लिया, पर वही चीज उनको उल्टी पड़ गई। रेफरी भी डिस्ट्रैक्ट हुए और साथ साथ क्रॉस रोड्स भी लगा, लेकिन समहाउ ड्रू मैकिंटायर किक आउट कर जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत सकते हैं, लेकिन अपनी गलती की वजह से वो इस मैच को हार गए। जैसे लास्ट टाइम कोडी रोड्स को इंजर करके भेजा था, ड्रू मैकिंटायर ने एक बार फिर से कोशिश की वही चीज करने की, लेकिन कोडी रोड्स वहां से हट जाता है। उसी चक्कर में ड्रू मैकिंटायर की टांग में लग जाती है, लेकिन फिर भी बंदा उठ जाता है, गिलेस को किस लगाता है, क्लेमोर लगाने की कोशिश करता है, तभी वहां पे गिर जाता है। उसके बाद कोडी रोड्स को चांस मिल गया, कोडी कटर लगा के और क्रॉस रोड लगा के इस मैच को विन कर जाते हैं। और ड्रू मैकिंटायर की लेग की जो हालत हुई उसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ड्रू मैकिंटायर फिट है। कोडी रोड्स रिटेन कर लेते हैं अपना टाइटल और ड्रू मैकिंटायर शायद कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो जाएंगे। पूरे रेसल पालोजा इवेंट की बात करें तो कुछ ऐसा शॉकिंग था ही नहीं जिसमें मजा आए, मतलब लास्ट मेन इवेंट वाली मैच भी ऐसे ही गई, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना वाली मैच भी ऐसे ही गई। कोई इन्वॉल्व करता या किसी का रिटर्न होता तो ज्यादा मजा आता रेसल पालोजा देखने में। आपके हिसाब से आप रेसल पालोजा को 10 में से कितने मार्क्स देंगे, कमेंट में बताओ।